नमस्कार और स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे सामने धर्मेंद्र जी पर लिखे गए कुछ बहुत ही बेहतरीन लेख हैं। उनकी आत्मकथा के कुछ अंश भी हैं और कुछ पुराने इंटरव्यूज भी। और हमारा मकसद है इन सब को खंगाल कर वो बातें निकालना जो शायद सतह पर नजर नहीं आती। बिल्कुल, ये कहानी सिर्फ एक ही मैन की नहीं है, बल्कि उस इंसान की है जो हमेशा अपनी जड़ों से, अपनी जमीन से जुड़ा रहा। और इन सभी सोर्सेस को पढ़ते हुए जो एक चीज सबसे पहले उभर कर आती है वो ये है कि उनका सफर सिर्फ एक एक्टर का सफर नहीं था। नहीं। ये आजाद भारत के एक नौजवान के सपनों का सफर था। तो चलिए शुरू करते हैं उनके बचपन के किस्से से। हाँ, एक पुरानी मैगजीन में छपा था। 8 दिसंबर 1935 पंजाब का नसराली गांव, एक स्कूल टीचर के घर जन्मे धर्म सिंह ध्योल। कहते हैं कि उन्हें बचपन से फिल्मों का ऐसा जुनून था कि वो मीलों पैदल चलकर एक टूरिंग टॉकीज तक जाते थे और वहां जमीन पर बैठकर टकटकी लगाए अपने हीरो को देखते थे। मतलब ये सिर्फ मनोरंजन नहीं था। नहीं, ये एक सपना था जो आंखों में पल रहा था। और उस सपने की ताकत को मतलब कम नहीं आंकना चाहिए। बिल्कुल नहीं। ये वो दौर था जब भारत एक नया देश था और हर नौजवान अपनी एक पहचान बनाना चाहता था। तो उनके लिए सिनेमा सिर्फ पर्दे पर चलती फिरती तस्वीरें नहीं था। नहीं, वो एक संभावनाओं की दुनिया थी। हाँ। एक उम्मीद थी कि एक छोटे से गांव का लड़का भी कुछ बहुत बड़ा कर सकता है। और फिर वो एक मौका आया, वो मौका जिसने उस सपने को हकीकत का रास्ता दिखाया। साल 1958। हाँ, फिल्म फेयर मैगजीन का एक छोटा सा विज्ञापन, हिंदी सिनेमा के लिए नए चेहरों की जरूरत है। और उन्होंने अपनी एक बहुत ही साधारण सी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर भेज दी। लेकिन उस तस्वीर में कुछ तो था, कुछ तो खास था कि वो टैलेंट कॉन्टेस्ट जीत गए। और उसी एक तस्वीर ने उन्हें सपनों के शहर बॉम्बे का रास्ता दिखा दिया। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, है ना? हाँ, कि उस दौर में ये टैलेंट कॉन्टेस्ट वो नेपोटिज्म के खिलाफ एक उम्मीद की तरह थे। ये इस बात का सबूत था कि अगर आप में प्रतिभा है तो आपको पहचाना जाएगा, भले ही आपका कोई फिल्मी खानदान ना हो। लेकिन बॉम्बे का संघर्ष, उफ। वो किसी सपने से कम नहीं था, पर एक अलग तरह के। उनके पुराने इंटरव्यूज में इस दौर का जिक्र बार बार आता है। ना कोई घर, ना कोई जान पहचान। वो बताते हैं कि कैसे वो गैराज में और छोटे छोटे कमरों में रहे, हाथ में अपनी पोर्टफोलियो लेके स्टूडियोज के चक्कर काटते थे और घंटों इंतजार करते थे। ये संघर्ष का दौर तो हर उस कलाकार के जीवन में आता है जो बिना किसी सहारे के आता है। हाँ, लेकिन उनके मामले में जो बात उन्हें अलग करती थी और जो उनके एक दोस्त ने एक लेख में लिखी भी है, क्या? वो थी उनकी अटूट सकारात्मकता। अच्छा। वो कहते हैं कि धर्मेंद्र कभी शिकायत नहीं करते थे। वो हर रिजेक्शन को एक सीख की तरह लेते थे। उनके अंदर एक किसान वाली जिद थी कि बीज बोया है तो फसल उगेगी ही। बिल्कुल। और वो फसल उगी। 1960 में पहली फिल्म मिली, दिल भी तेरा हम भी तेरे। फिल्म तो नहीं चली, लेकिन एक नए चेहरे ने हिंदी सिनेमा पर दस्तक दे दी थी। अगले कुछ साल छोटी मोटी भूमिकाएं करते हुए गुजरे। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या? कि उस दौर में तो इतने सारे नए चेहरे आ रहे थे, तो धर्मेंद्र में निर्देशकों को ऐसा क्या खास दिखा? ये बहुत अच्छा सवाल है। और इसका जवाब एक पुराने फिल्म क्रिटिक के लेख में बड़ी खूबसूरती से मिलता है। बताइए। वो लिखते हैं कि धर्मेंद्र का सबसे बड़ा आकर्षण था एक विरोधाभास। उनका शरीर सख्त था, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी कोमलता थी, एक मासूमियत। हाँ। वो पर्दे पर जब किसी को देखते थे तो लगता था कि वो उसकी आत्मा में झांक रहे हैं। एक्शन और इमोशंस का ये मेल उस वक्त बहुत दुर्लभ था। और शायद यही उनकी आने वाली जबरदस्त कामयाबी की नींव बना। और फिर आया साल 1966 और फिल्म फूल और पत्थर। उस फिल्म ने तो सब कुछ बदल दिया। खास तौर पे वो एक सीन, हाँ, जहां वो घायल मीना कुमारी जी को अपनी बाहों में उठाते हैं। बस उसी एक छवि ने, उसी एक पल ने उन्हें हमेशा के लिए हिंदी सिनेमा का ही मैन बना दिया। लेकिन जैसा आपने कहा, ये ही मैन का खिताब सिर्फ जिस्मानी ताकत का नहीं था। बिल्कुल नहीं। उसी क्रिटिक ने आगे लिखा कि उनका ही मैन का खिताब इसलिए टिका क्योंकि वो पर्दे पर रोज सकते थे बिना कमजोर दिखे। सही कहा। उनकी मर्दानगी में एक भावनात्मक गहराई थी, जहां बाकी हीरो सिर्फ गुस्सा दिखाते थे। धर्मेंद्र गुस्से में भी दर्द और संवेदनशीलता दिखा सकते थे। और ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स इमोशन था जिसे दर्शकों ने तुरंत अपना लिया क्योंकि वो ज्यादा असली लगा। और उन्होंने इस इमेज को तोड़ा भी। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ वो एक्शन कर रहे थे तो दूसरी तरफ ऋषिकेश मुखर्जी जैसे निर्देशक के साथ अनुपमा और सत्यकाम जैसी फिल्में। सत्यकाम 1969 में आई, वो तो आज भी उसे अपनी सबसे पसंदीदा फिल्म मानते हैं। और एक एक्शन हीरो के लिए ऐसा किरदार चुनना जो सच के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है, ये बहुत बड़ा जोखिम था। और यही एक महान अभिनेता की पहचान है
सत्यकाम में उनका प्रदर्शन सिर्फ अभिनय नहीं, एक दर्शन था। सही। उस दौर के एक और निर्देशक ने अपने संस्मरण में लिखा है कि धर्मेंद्र सेट पर सीन को समझते नहीं थे, उसे जीते थे। वो किरदार की आत्मा को पकड़ लेते थे। इसलिए सत्यकाम का सत्यप्रिय आज भी इतना प्रासंगिक लगता है। बिल्कुल। और फिर आया 1975, वो साल जिसने हिंदी सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया। शोले। वीरू का वो चुलबुला, शरारती लेकिन दोस्ती के लिए जान देने वाला किरदार। और वो एक डायलॉग, बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना, वो आवाज हमेशा के लिए अमर हो गई। शोले के सेट का एक मशहूर किस्सा है जो कई किताबों में छपा है। हाँ, वो आम तोड़ने वाला सीन। वही कहते हैं कि जिस सीन में वीरू बसंती को आम तोड़ने का बहाना बनाकर तंग करता है, धर्मेंद्र जी ने लाइट बॉयज को पैसे दिए थे ताकि वो सीन में कुछ गड़बड़ करे और रीटेक होते रहे। हाँ, सिर्फ इसलिए ताकि वो हेमा जी के साथ ज्यादा वक्त बिता सके। ये शरारत उनके किरदार वीरू से कितनी मिलती जुलती है। वाकई ये दिखाता है कि वो असल जिंदगी में भी कितने जिंदा दिल थे। और ये जिंदा दिली उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री में भी दिखती थी। पर्दे पर उनकी जिंदगी जितनी दिलचस्प थी, पर्दे के बाहर भी उतनी ही सुर्खियों में रही। उनकी पहली शादी प्रकाश कौर जी से हुई थी। हाँ, जिनसे उनके 4 बच्चे हुए, सनी और बॉबी देओल। और फिर उनकी जिंदगी में आई हेमा मालिनी जी। सीता और गीता, शोले, ड्रीम गर्ल, एक के बाद एक फिल्मों में उनकी केमिस्ट्री ऐसी थी कि मतलब दर्शक दीवाने हो जाते थे। ये बॉलीवुड की सबसे चर्चित प्रेम कहानियों में से एक थी। उस दौर की फिल्म पत्रिकाएं उठाकर देखें तो वो इन्हीं की खबरों से भरी रहती थी। आलोचनाएं हुई, पारिवारिक बाधाएं भी थीं। लेकिन उनका रिश्ता इन सब तूफानों के बावजूद कायम रहा। 1980 में उन्होंने शादी कर ली। ये दिखाता है कि वो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीते थे। हाँ, पर 80 का दशक आते आते सिनेमा भी बदल रहा था। अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन युग आ चुका था। और कई आलोचकों ने अपने कॉलम में लिखना शुरू कर दिया था कि धर्मेंद्र का समय अब खत्म हो गया है। ये उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। ये एक अहम मोड़ था और यहाँ हमें उनकी जिद और खुद को फिर से गढ़ने की क्षमता दिखाई देती है। उन्होंने हार नहीं मानी। बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक्शन भूमिकाओं में एक नई जान फूंक दी। हुकूमत, लोहा, बंटवारा जैसी फिल्मों ने उन्हें फिर से साबित किया। और ये सिर्फ मारधाड़ वाली फिल्में नहीं थी। नहीं, इनमें एक खास तरह का पारिवारिक ड्रामा और वो डायलॉग बाजी थी जो उस वक्त के सिंगल स्क्रीन दर्शकों से सीधे जुड़ती थी। हुकूमत का वो डायलॉग, मेरा नाम है देवा, मैं देता हूँ सजाए मौत, आज भी याद किया जाता है। वो एक सुपरस्टार की तरह नहीं, एक सर्वाइवर की तरह लड़े। और 90s के दशक में उन्होंने एक और नई भूमिका अपना ली, एक निर्माता की। अपना बैनर विजेता फिल्म शुरू किया और अपने बेटों सनी और बॉबी देओल को लॉन्च किया। ये सिर्फ एक पिता का अपने बेटों के लिए प्यार नहीं था, ये एक बहुत सोचा समझा कदम था। वो अब शोहरत के पीछे नहीं भाग रहे थे, बल्कि एक विरासत बना रहे थे। बिल्कुल, ये उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है। उन्होंने समझा कि अब बागडोर अगली पीढ़ी को सौंपने का वक्त है और उन्होंने ये काम भी पूरी शिद्दत से किया। और घायल और बरसात जैसी फिल्मों ने न सिर्फ उनके बेटों का करियर बनाया, बल्कि इंडी सिनेमा को भी एक नई दिशा दी। फिर कई सालों तक वो पर्दे से दूर रहे और 2007 में उन्होंने अपने से एक ऐसी वापसी की जिसने सबके दिलों को छू लिया। वो सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो एक भावना थी, एक असली पिता पर्दे पर अपने असली बेटों के साथ। और उसके बाद यमला पगला दीवाना की सफलता ने तो साबित ही कर दिया कि उनका आकर्षण उम्र का मोहताज नहीं है। बिल्कुल। ये चरण उनके लचीलेपन और दर्शकों के साथ उनके गहरे अटूट संबंध को दिखाता है। उन्हें 2012 में पद्म भूषण मिला, कई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स मिले, लेकिन इन सब सोर्सेस को खंगालने पर एक बात साफ होती है कि उनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड हमेशा दर्शकों का प्यार रहा है। उन्होंने ये साबित किया कि एक सच्चा कलाकार कभी रिटायर नहीं होता, बस उसका रूप बदल जाता है। और उनकी सबसे खास बात शायद यही रही कि उन्होंने कभी अपनी छवि की परवाह नहीं की। उन्होंने हमेशा अपने दिल की सुनी। हाँ, वो सोशल मीडिया पर भी अपनी खेतीबाड़ी के वीडियो डालते हैं, अपनी कविताएं सुनाते हैं। वो अपनी जड़ों को दिखाने में कभी नहीं हिचकिचाए। बिल्कुल, वो आज भी अपने हर इंटरव्यू में एक बात जरूर कहते हैं, मैं अब भी दिल से एक गांव का लड़का हूँ। और यही एक लाइन उनके पूरे व्यक्तित्व, उनके पूरे सफर का सार है। स्टारडम की ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी वो अपनी जमीन नहीं भूले। उन्होंने सादगी को एक सुपरस्टार की तरह जिया। तो धर्मेंद्र जी का ये सफर पंजाब की धूल भरे खेतों से शुरू होकर मुंबई के रेड कारपेट तक पहुंचा। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि महानता ग्लैमर में नहीं है, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़े रहने और अपनी इंसानियत को बचाए रखने में है। उनकी विरासत सिर्फ हिट फिल्म में नहीं है। नहीं, उनकी विरासत एक सीख है
कि असली ताकत विनम्रता में होती है। एक सुपरस्टार होकर भी जमीन से जुड़े रहना, शायद यही उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। वो एक ऐसे सितारे हैं जिनकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती, क्योंकि वो दिलों में बसते हैं। और ये आज के श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाता है। हाँ। आज के इस दौर में जहां हर कोई अपनी एक खास, एक परफेक्ट छवि बनाने और उसे बनाए रखने के जबरदस्त दबाव में है, धर्मेंद्र जी की कहानी हमें क्या सिखाती है? क्या असली और स्थायी सफलता अपनी जड़ों और अपनी असलियत से जुड़े रहने में ही है, चाहे दुनिया आपको किसी भी नाम से पुकारे? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।